हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ऋषिकुल एकेडमी में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से हमारी क्लासेस को देख रहे होंगे और हमें सपोर्ट भी कर रहे होंगे। इससे पहले हम दोस्तों हिंदी की 2-3 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने वर्णमाला को पढ़ा है। उसमें हमने वर्णों के प्रकारों को पढ़ा है। वर्णों के प्रकारों के अंतर्गत हमने स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे एग्जाम में 1, 2 या 3 नंबर की क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं और स्पेशली टीचिंग एग्जाम में तो यहाँ से भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आज हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे? वर्णों के उच्चारण स्थान। सबसे पहला क्वेश्चन है वर्णों के जो उच्चारण स्थान हैं वो कितने होते हैं? वो दोस्तों हमारे 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब इसमें सबसे पहला हमारा कौन सा आता है? दोस्तों वर्णों के जो उच्चारण स्थान हैं उनको हम फॉर्मूले की सहायता से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर फॉर्मूला आपको देखने में टफ लगेगा, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, आप सोचेंगे मैम ये तो बहुत बड़ा है, इसको हम कैसे याद करेंगे? जब आप उस फॉर्मूला को 2 से 3 बार सिर्फ क्लास देखते हुए ही अगर मेरे साथ में आप उसको बोल लोगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए कैसे। अकुहु, विसर्ज, नियनाम, कंठा। तो दोस्तों कंठ का तो मतलब आपको पता ही है क्या होता है। कंठ या फिर हम गला भी इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों वो वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान हमारा कंठ होगा, वो सब हमारे इस एक ही फॉर्मूला के अंतर्गत आ जाएंगे। अलग से हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार कि कौन सा वर्ण हम कंठ से उच्चारित कर रहे हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले तो इसमें दोस्तों आ जाएगा ए और आ। ऐसे पता चलिए आपको। अब इसमें हमारा आ जाएगा कै वर्ग पूरा। वर्ग मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें हमारा क्या आ जाएगा? कै वर्ग। कै, खे, गे, गे और अण। फिर इसमें हमारा है लिखा हुआ है। हमारा है भी कंठ से उच्चारित होता है। और फिर विसर्ज, जो हमारे विसर्ग नाम वाले होते हैं, जिनके पीछे विसर्ग आता है, वो भी हम किससे उच्चारित करते हैं? कंठ की सहायता से हम ऐसे वर्णों को भी उच्चारित करते हैं, विसर्ग वालों को। दोस्तों इसी से हमें पता चल गया कि कौन कौन से वर्ण हैं जो हमारे कंठ से उच्चारित होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो इसमें णा भी लिख दिया कै वर्ग में। भाई कै वर्ग में णा आता है, कै वर्ग में णा आता है। और आपका जो डाउट है वो भी ठीक है कि मैम ये तो पंचमाक्षर है, ये नासिक्य से बोले जाने वाले वर्ण हैं। लेकिन बच्चों हम इन्हें जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो हमें 2 उच्चारण स्थान लेने पड़ते हैं। नासिक्य तो इन सब में है ही। जो पंचमाक्षर हैं उनको बोलने के लिए नासिक्य का इस्तेमाल तो हम करेंगे ही, लेकिन कै वर्ग का जो हमारा पंचमाक्षर है उसके लिए हमें कंठ की सहायता भी लेनी पड़ेगी। तो कंठ की सहायता भी हमें लेनी पड़ सकती है। ठीक है, आइए अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा है हमारा इच्यु, शानाम। इच्यु, शानाम, तालव्य। इच्यु, शानाम, तालव्य। तालव्य का मतलब लिख लीजिए सबसे पहले। तालु से बोले जाने वाले वर्ण। तालु, तालव्य मीन्स तालु। आइए जानते हैं तालु की सहायता से हम किन वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आ जाएगा हमारा ई और बड़ी ई। ठीक है, ई आ गया तो बड़ी ई भी हमारा इसके अंतर्गत ही आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा पूरा का पूरा चै वर्ग। क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा चै वर्ग।
जिसके अंतर्गत च, छ, ज, झ और आय ये आ जाएंगे। इसके बाद आपने देखा होगा हमारा यहाँ पर क्या भी लिखा हुआ है, यह भी लिखा हुआ है, तो यह भी इसके अंतर्गत आ जाएगा और बड़ा श भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और नाम का तो मतलब ही आपको पता है कि नाम वाले, ठीक है। तो हमारा ई हो गया, च वर्ग हो गया, यह हो गया और श हो गया। इनके उच्चारण स्थान के, इनका उच्चारण करने के लिए हम कौन से उच्चारण स्थान का प्रयोग करते हैं? तालु। ये बहुत, मुझे लगता है कि ऐसे भी आप याद इसको कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है, लेकिन ये जो है ये सबसे सटीक तरीका है। इसकी सहायता से ही मेरा ये मानना है कि हमें इसी की सहायता से वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करना चाहिए, ताकि हम आने वाले भविष्य में कभी भी भूलें ना। और सबसे पहली बात, अगर ये हमारे पास नोटबुक में लिखे हुए होंगे और एग्जाम में जाने से पहले सिर्फ आपने एक बार इनको देख लिया, तो आप कभी भी इनको भूलेंगे नहीं और आपका 1, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बेकार नहीं होगा। इससे हमारे भरपूर क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से पूरी वर्णमाला से ही भरपूर क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए वर्णमाला को हमें बहुत अच्छे से लेके चलना है। तो दोस्तों, इसका जो अब हमारा तीसरा उच्चारण स्थान पढ़ेंगे हम, तीसरा उच्चारण स्थान है हमारा ऋटुर शानाम। ऋटुर शानाम मूर्धन्य। ऋटुर शानाम मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब मूर्धा, ये भी हमारा क्या होता है? एक उच्चारण स्थान, मूर्धा हमारे मुख के अंदर। तो मूर्धा से हम किन किन वर्णों को उच्चारित करते हैं? तो दोस्तों, इसमें हमारा आ जाता है री और ट वर्ग आ जाता है हमारा पूरा, ट वर्ग, जिसके अंतर्गत हमारे आ जाते हैं ट, ठ, ड और ढ, अण। ट, ठ, ड, ढ, अण। और इसमें ही हमारा क्या आ जाता है? र आ जाता है और इसमें ही हमारा क्या आ जाता है? पेट, चिरा, श। नाम का मतलब आपको पता ही है, नाम वाले, ऐसा हम बोल सकते हैं। री नाम वाले, जो ट वर्ग है, और र नाम वाले, पेट, चिरा, श नाम वाले, इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो हम कौन से उच्चारण स्थान का प्रयोग करते हैं? मूर्धा का। कौन से उच्चारण स्थान का प्रयोग करते हैं? मूर्धा का। बोलिए इसे आप मेरे साथ, ऋटुर शानाम मूर्धन्य। ऋटुर शानाम मूर्धन्य। ऋटुर शानाम मूर्धन्य। जैसे ही आप इसको 2 से 3 बार बोलेंगे, बोल बोल के जब आप इसको उच्चारित करेंगे, तो आप इसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आइए हम इसका चौथा उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। दोस्तों, चौथा उच्चारण स्थान होता है हमारा लतु लसानाम। क्या होता है? लतु लसानाम। लतु लसानाम दंतव्य। लतु लसानाम दंतव्य। बोलने की कोशिश कीजिए, लतु लसानाम दंतव्य। लतु लसानाम दंतव्य। इसके अंतर्गत आ जाते हैं हमारे र, जिनमें ये नीचे र लगा हुआ होता है, उनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हम किसका सहारा लेते हैं? दांतों का। दंतव्य मतलब दांत, दांत। फिर आ जाता है इसमें हमारा तय वर्ग। तय वर्ग आ जाता है भाई, तय, थ, द, ध, न, तय वर्ग आ गया। इसमें ही हमारा ल आ जाता है। क्या आ जाता है? इसमें ही हमारा ल आ जाता है। और दोस्तों, स भी हमारा इसमें ही आ जाता है। स भी हमारा इसमें ही आ जाता है। तो र, जिसमें नीचे रा लगा हुआ होता है, ऐसे जितने भी शब्द, ऐसे जितने भी वर्ण होते हैं, उनका हम उच्चारण जब हम करते हैं तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? दांतों का। तय वर्ग बोल के देखिए आप, त, थ, द, ध, न। जब आप तय वर्ग को उच्चारित करेंगे तो आपकी जीभ हर वर्ण को बोलने पर आपके दांतों से टकराएगी। बोल के देखिए, त, थ, द, ध, न। जब आप त, थ, द, ध, न का उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जीवा है वो आपके दांतों से टकराएगी। तो इसीलिए
ये जो हमारे सारे हैं इनका जो उच्चारण स्थान है हमारा वो क्या है, दांत है। नोट कर लीजिए सभी। आइए अब इसका हम 5वें प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। 4 हमने पढ़ लिए हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। 5वां वर्णों का उच्चारण स्थान हम पढ़ने जा रहे हैं। 5वां है आपका उपु ध्यय मा निय नाम। क्या है, उपध्यय मानीय नाम। क्या है, उपध्यय मानीय नाम ओष्ठः। ओष्ठः, उपध्यय मानीय नाम ओष्ठः। उपध्यय मानीय नाम ओष्ठः। ओष्ठः का मतलब होता है हमारा, क्या होता है, होठ। संस्कृत में हम होठ को क्या कह देते हैं, ओष्ठ। तो इसके अंतर्गत हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, ऊ आ जाएगा छोटा। ये बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ आ जाएगा। और पै वर्ग आ जाएगा। पै वर्ग के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, पै, फै, बै, भै, मै। पै, फै, बै, भै, मै। और आ जाएगा हमारा इसमें दोस्तों, इसी में हमारा एक चीज और आ जाएगा। इसमें हमारा ये वाला जब साइन लगा के हम लिखते हैं, है ना, जैसे हम ये वाला साइन लगाते हैं ऐसे, ये वाला साइन लगा के जब हम किसी वर्ण को पढ़ते हैं, मतलब कहने का ये है कि ये जो वर्ण है, अगर आपसे पूछा जाने लगे जब हम इस वर्ण को उच्चारित करते हैं किसी भी शब्द में, तो हमारा कौन सा उच्चारण स्थान प्रयोग में आता है, हमारा होठ का उच्चारण स्थान प्रयोग में आता है। कौन सा उच्चारण स्थान प्रयोग में आता है, हमारा होठ। आइए छठा उच्चारण स्थान जानते हैं। छठा उच्चारण स्थान दोस्तों हमारा है ए देतो कंठ तालव्य। ए देतो कंठ तालव्य। ए देतो कंठ तालव्य। अब तक हमने सिर्फ एक उच्चारण स्थान को पढ़ा था। अब जब हमारा ये आ गया है ए देतो कंठ तालव्य, तो आपको पता चल रहा होगा इससे कि इसमें हमारा कंठ भी प्रयोग में आ रहा है और तालु भी। यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु हो, या जिनको दोस्तों उच्चारित करते समय हमारे कंठ का भी प्रयोग हो रहा हो और साथ में तालु का भी प्रयोग हो रहा हो, तो वे हमारे कौन कौन से होंगे। देखिए, एक तो हो जाएगा इसमें हमारा ए। कौन सा हो जाएगा, ए। और एक हो जाएगा हमारा इसमें आए। ताओ का मतलब क्या होता है, वे दोनों, ए और आए। इनका जो उच्चारण स्थान है वो हमारा किससे होगा, कंठ और तालव्य से। जैसे हम ए को अगर ए प्लस ई मिलकर बनाएगा हमारा क्या, ए। ऐसे ही हम इसको किससे मिलकर बनाएंगे, ए प्लस ए। तो दोस्तों देखिए, ए का जो हमारा उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है। और ई का जो हमारा उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालु है। ए का जो हमारा उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है। और ए का जो हमारा उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालु है। तो ए देताओ कंठ तालव्य। तो कंठ और तालव्य की सहायता से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उसमें सिर्फ हमारे 2 स्वर वर्ण ही आते हैं। वो कौन कौन से, ए और ऐ। आइए वर्णों के 7वें उच्चारण स्थान की तरफ हम चलते हैं। अब इसका हमारा हो गया है 7वां उच्चारण स्थान हम पढ़ने जा रहे हैं। 7वां दोस्तों हमारा होता है ओ दोतौ कंठोष्ठ। ओ दोतौ कंठोष्ठ। इसमें हमारा किस किस का प्रयोग होगा, कंठ का होगा और हमारे होठों का प्रयोग होगा।
किसका होगा? कंठ का होगा और हमारे होठों का होगा। तो इसमें दोस्तों हमारा आ कौन कौन सा जाएगा? ओ और औ। ओ और औ को जब हम उच्चारित करेंगे तो किसकी सहायता से करेंगे हम? कंठ और होठों की। किसकी सहायता से करेंगे? कंठ और होठों की। तो ए हमारा जो मिलकर बना हुआ है वो किससे मिलकर बना हुआ है? ए प्लस हमारा ऊ, इससे मिलकर हमारा बना है क्या? ओ। ए प्लस ओ, इससे मिलकर हमारा क्या बना हुआ है? औ। तो इसका उच्चारण स्थान आप सॉरी, इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या है? कंठ है। और इन दोनों का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? होठ है। इसलिए कंठ और होठों की सहायता से जो हमारे बोले जाने वाले वर्ण हैं वो सिर्फ कितने हैं हमारे? 2 हैं, ओ और औ। ओ और औ। अब हम 8वें की तरफ आ जाते हैं। 8वां है दोस्तों हमारा वकारस्य दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, दंत से हमारा निकल गए आ गया क्या? दांत। दंत से हमारा क्या निकल के आ गया? दांत। और ओष्ठ से हमारा क्या निकल कर आ गया? होठ। ओष्ठ से हमारा क्या निकल कर आ गया? होठ। तो दांत और होठों की सहायता हमें किस वर्ण को उच्चारित करने के लिए लेनी पड़ती है? व आकार वाले। वैसे आपका व और वकारस्य, व यानी कि इससे हमारा क्या हो गया? आकार वाले। व आकार वाले जो वर्ण होंगे, व आकार वाले। व अब आप व को उच्चारित कीजिए, व को आप बोलिए। व, जब आप व बोलेंगे तो आपके दांतों का और होठों का दोनों का प्रयोग व को उच्चारण करने में होगा। तो इसलिए व एकमात्र अकेला है जिसका उच्चारित करते समय हमें दांत और होठों की सहायता लेनी पड़ती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ाए। अब आपने सोचा होगा कि जो हमारे पंचमाक्षर हैं उन्हें मैंने आपको सब में इसमें ही कराया है। आइए एक बार उन्हें और ध्यान से पढ़ लेते हैं। वो होता है हमारा क्या? वो होता है हमारा यम गण नम। इसे लिख लीजिए आप, पंचमाक्षर लिख लीजिए हमें। हणे अय अण न म। ये हमारे दोस्तों पंचमाक्षर, मैंने वर्णमाला में आपको बताया है पहले भी, ये हमारे क्या हैं? पंचमाक्षर हैं। ये हमारे क्या हैं? पंचमा अक्षर हैं। और मेन बात है ये हमारे किससे बोले जाते हैं? नासिका से। बिना नाक की सहायता के हम इनको उच्चारित नहीं कर पाएंगे। नाक के द्वारा, नासिका मीन्स नाक। बिना नाक की सहायता के हम इन वर्णों को उच्चारण नहीं कर सकते। बिना नाक की सहायता के हम इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों नाक से तो हम इनका उच्चारण स्थान है ही, हमारा नाक, नाक तो इनका उच्चारण स्थान है ही। लेकिन ये आपका हमारा क वर्ग में था, ये मैं आपको बता दूं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि अगर आपको नासिका से पूछा जा रहा है तो आप बता देंगे ये जो सारे हैं ये हमारे नासिका से बोले जाने वाले हैं। लेकिन उसी के साथ साथ, नासिका के साथ साथ ही इसमें हमारा एक और उच्चारण स्थान प्रयोग में आता है। अब वो हमारा कौन कौन सा आता है? ड मैंने आपको कंठे में पढ़ाया, यह मैंने आपको तालु में पढ़ाया, न मैंने आपको मूर्धा में पढ़ाया, संस्कृत में ही लिख लेते हैं ना इनको। न मैंने आपको तालव्य तालु में पढ़ाया, न मैंने आपको मूर्धन्य में पढ़ाया। किसमें पढ़ाया? मूर्धन्य। न मैंने आपको दंतव्य में पढ़ाया। किसमें पढ़ाया? दंतव्य में। और मैंने आपको ओष्ठ्य में पढ़ाया। ओष्ठ्य। तो दोस्तों ळ का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा कंठ और नाक दोनों है। ऐसे ही अय का हमारा तालु और नाक दोनों है। ण का हमारा मूर्धा और नाक दोनों है। दंतव्य का न का हमारा दांत
और नाक दोनों है। ऐसे ही मैं का हमारा होठ और नाक दोनों हैं। तो दोस्तों क्योंकि इन सबको उच्चारित करते समय नाक का प्रयोग तो हम कर ही रहे हैं, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया है पंचमाक्षर नासिक्य। क्या नाम दे दिया है? पंचमाक्षर नासिक्य। लेकिन उसी के साथ आप याद रखना, अगर आपको भाई आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं ज्यादातर, और एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर ऐसे ही अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाने लगे कि भाई कंठ और नाक की सहायता से बोला जाने वाला कौन सा वर्ण है या बोला जाने वाला कौन सा पंचमाक्षर है, तो पंचमाक्षर तो ये सभी हैं, लेकिन उसमें वो कौन सा है जिसका उच्चारण हम कंठ और नाक की सहायता से कर रहे हैं, तो वो कौन सा है? ण। और दोस्तों ये जो आप एक चीज और याद रखिएगा, ये हम ऐसे लिखते हैं लेकिन ये हमारा सही नहीं है। सही वर्ण जो है हमारा वो क्या है? ये है। सही वर्ण जो है हमारा वो क्या है? ये है। क्योंकि जिन वर्णों के नीचे हम बिंदु लगाते हैं ना, वो हमारे उच्छिप्त के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आ जाते हैं? उच्छिप्त के। तो कभी हमसे पूछा जाने लगे कि ये सही है या ये सही है, तो हमारा कौन सा सही होता है? ये वाला सही होता है। आशा करती हूँ क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। प्लीज क्लास को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।